और चलिए अब शो को भी आगे बढ़ाते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। जैसे कि रोज़ाना बात होती है मैनेजमेंट के साथ, तो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल यानी KPIL की हम बात करेंगे आज, जो कि एक बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, वाटर एंड इरीगेशन, रेलवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन समेत अर्बन मोबिलिटी और हाईवे, एयरपोर्ट्स का कारोबार भी है। और कंपनी के नतीजों की अगर हम बात करें तो सालाना आय में 18% और मुनाफा लगभग 37% यहाँ पर बढ़ा है। एबिटा को अगर देखा जाए, मार्जिन्स को अगर देखा जाए, तो इन फ्रंट्स पे भी नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नतीजों को आखिर सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? FY26 के लिए मार्जिन का क्या आउटलुक होगा? साथ ही डेटा सेंटर सेगमेंट के लिए उनकी योजना क्या है? तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर अमित उपलेंचवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। नंबर्स देखिए, काफ़ी बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स अमित आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ग्रोथ फैक्टर्स जो कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। किस तरह से अब पूरा ग्रोथ आउटलुक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? साथ ही टॉप लाइन ग्रोथ FY26 की अगर एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से मैं जानना चाहूँ अमित, तो वो क्या होगी? थैंक यू कविता, आपके शो को बुलाने के लिए। अगर मैं FY26 की रेवेन्यू की बात करूं तो हमें लगता है कि 20% के करीब स्टैंड अलोन और कंसोल लेवल पे हमें लगता है कि हम ग्रो करेंगे FY26 में, और यही हमारा गाइडेंस और टारगेट है। जहां तक पिछले साल का, जैसे आपने कहा, हमारे रिकॉर्ड नंबर्स रहे हैं, चाहे वो Q4 में हमारा एबिटा हो, रेवेन्यू हो, ऑर्डर बुक हो या पीबीटी हो। और आई थिंक इसका जो श्रेय है, ये कंट्रीब्यूशन जाता है पिछले 4-5 वर्षों से, जो हम लगातार कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट को जो हमारा फोकस है, वो हमने हटने नहीं दिया कभी भी। आज अगर आप देखें तो हमारा जो डेट प्रोफाइल है, वो हमारी इंडस्ट्री में, हमारी रेंज की कंपनियों में सबसे लोएस्ट है। आप कोई भी हमारा रेशो देख लें, वी आर एट द लोएस्ट एंड द बेस्ट दैट वी हैव एवर बीन इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द स्केल दैट वी ऑपरेट इन। और जहां तक फ्यूचर का सवाल है, FY26 में सारे के सारे जो हमारे सेक्टर हैं, जो आपने शो के शुरुआत में बताए अपने दर्शकों को, सब में बहुत तेजी दिख रही है। चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, मिडल ईस्ट जो है वो अपस्विंग पे है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज इंडिया में, रियल एस्टेट के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो लॉन्च करते ही हफ्ते 10 दिन में डेवलपर जो है उनको बेच पा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में रियल एस्टेट का बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। आप देखें, अर्बन मोबिलिटी में हर शहर में हर साल मेट्रोज नई नई अनाउंस हो रही हैं। मेरे ख्याल से अगले 2 से 5 साल में 25 से 30 नई मेट्रोज इंडिया में देखने को मिलेंगी, जो ऑलरेडी ड्राइंग बोर्ड पे आ चुकी हैं, और उनके टेंडर हर साल निकलते रहते हैं। जहां तक वाटर का सवाल है, ये भी सेक्टर, जितनी स्कीमें हैं, इस बार भी सरकार ने 70,000 करोड़ के आसपास एलोकेशन दिया है बजट में वाटर को। तो हमें लगता है कि कुल मिला के अगले 2 साल बहुत रोबस्ट हैं हमारे बिजनेस के आउटलुक के लिए। जहां तक आप मार्जिन प्रोफाइल की बात करें, तो क्योंकि अब चाहे वो HVDC हो या वेरी लार्ज स्केल बिल्डिंग फैक्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स हों, डेटा सेंटर हों या एयरपोर्ट्स हों, इनमें हमारी जो एंट्री हुई है पिछले 2-4 साल से, उसकी वजह से हमारे जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी बेहतर हो रही है। और हमारा ये प्लान है FY26 के लिए कि स्टैंड अलोन बेसिस पे हम 5.25 से 5.5% तक पीबीटी को ले जाएं, और स्टैंड अलोन बेसिस पे 4.5 से 4.75% तक लेके जाएं, और इसी में हम पूरी मैनेजमेंट टीम लगे हुए हैं। राइट, चलिए बहुत बढ़िया योजना आपकी, और जो आपने साझा किया है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक भी है। थोड़ा सा सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हमें समझना है। काफ़ी सेगमेंट्स में तो हमने बेहतर परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन वाटर सेगमेंट की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या समझाना हमें चाहेंगे? पूरा जो माहौल है सेगमेंट को लेकर, अगर मैं FY26 के लिहाज से समझना चाहूँ, तो क्या कोई सुधार, क्या यहाँ पर किसी भी तरह का ऑप्टिमिज्म आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? कविता जी, आप जब डिवर्सिफाइड कंपनी हो और अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कभी ना कभी किसी सेक्टर में स्लो डाउन आता है। और FY25 में यही हुआ, और इसके कई सारे रीजंस थे। आपको मालूम है, एक बहुत लंबा 5 फेज का पहले तो इलेक्शन चला, पहले तो क्वार्टर में। उसके बाद नई गवर्नमेंट्स चेंज हुई, तो वहां पे बजट एलोकेशन में समय लगा। बट अगर आप पूछें कि इंडिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये कोई सेक्टोरल प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं।
ये सेक्टर उतना ही बॉयंट है जितना पिछले 5 साल से अगर आप वाटर बिजनेस की ग्रोथ देखें तो सीएजीआर एवरेज लोगों का 20 से 30% रहा है। तो एक साल के परफॉर्मेंस को मेरे हिसाब से बेंचमार्क पूरे सेक्टर को नहीं करना चाहिए। आज भी मेरी ऑर्डर बुक 9,500 करोड़ पे है वाटर बिजनेस की, जिसके लिए मेरे पास इनफ विजिबिलिटी है। पिछले साल वाटर सेक्टर में जरूर डीग्रोथ हुई, वो सिर्फ हमारी नहीं पूरी इंडस्ट्री की हुई, बट उसके अलावा हम लोगों ने ईयर एंड में प्रैक्टिकली हर पैरामीटर पे जो हमने गाइड किया था, सिवाय एक रेवेन्यू के जो हमने Q3 में पिछले साल रिवाइज की थी बिकॉज ऑफ वाटर, हमने सारे नॉट ओनली अचीव, हमने बीट किया है। तो हम काफी बीट हैं वाटर को लेके। जिस तरह से जल जीवन मिशन एक्सपैंड हो रहा है, जिस तरह से रिवर लिंकिंग स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, जिस तरह से पंप स्टोरेज हाइड्रो का एक नया सेक्टर खुल रहा है वाटर बिजनेस में, ये सब अगले 3 से 5 साल के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। जहां तक एग्जिस्टिंग सिचुएशन का सवाल है, मेरे हिसाब से ये Q2 Q3 तक ईज होके Q4 तक नॉर्मल सी पे आ जानी चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा सा एबिटा मार्जिन्स पर हम बात करना चाहते हैं। कुछ तिमाहियों से यहाँ पर एक स्टैग्नेंसी देखी गई है बिलो डबल डिजिट, लेकिन अब एबिटा मार्जिन्स को लेकर आपके नए टारगेट्स क्या होंगे? तमाम बातें जो आपने सामने रखी हैं उनको देखते हुए किसी भी तरह से FY26 में हम डबल मार्जिन्स की रिकवरी क्या उम्मीद कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो वो क्या ग्रोथ फैक्टर होगा जो इसको ड्राइव करेगा आपके मुताबिक? तो कविता जी, पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारा जो एबिटा है वो 8.5% और 9% के बीच में स्टेबल है। और जब आप उसको कंपेयर कर रही हैं डबल डिजिट से, तो ये 3 4 5 साल पहले के एबिटा नंबर्स होते थे जब हमारा ऑर्डर बुक प्रोफाइल जो है वो बहुत डिफरेंट होता था। आज अगर आप देखें तो 5 साल में हम लोगों की यूनिट प्रोजेक्ट्स 1,500-2,000 करोड़ तक के भी पहुंच चुके हैं। सिंगल प्रोजेक्ट्स ईपीसी नेचर के हैं। और हमारा केपेक्स प्रोफाइल अगर आप देखें, जो पिछले 2-3 साल में काफी सिग्निफिकेंट रहा है, विच इज हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमने कंपनी ने उसको इन्वेस्ट किया है। ये सारा पैसा इंटरनल एक्रूवल से आया है। इतना केपेक्स करने के बाद भी आज हम लोएस्ट डेट लेवल्स पे बैठे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस स्केल के ऊपर। तो हम आपको बेहतर यही होगा अगर आप उसको पीबीटी की लेंस से देखें, बिकॉज मेरा अर्बन इंफ्रा, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज में केपेक्स कहीं ज्यादा होता है। और ये सब हमारे सेगमेंट्स पिछले 5 साल पहले इतने प्रोलिफिक नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप हमारा पीबीटी देखें, ये पीबीटी 5% से 5.5% की रेंज में जो हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है एट आवर स्केल। तो उसका सही पैमाना पीबीटी होगा, यहाँ ना कि एबिटा। क्योंकि एबिटा अगर आप एब्सोल्यूट नंबर पे देखें तो इस बार इतना बेहतरीन नंबर्स हमने कभी नहीं किए एबिटा लेवल पे इन एब्सोल्यूट नंबर्स। ये बताइएगा, पेस ऑफ ऑर्डर इनफ्लो अगर मुझे समझना हो तो वो कितना बढ़ रहा है आगे, किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? मेजर ऑर्डर्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनका शायद आप जिक्र भी कर सके, बताइएगा। सो थैंक यू। हमारा जो ऑर्डर था पिछले बार 25,000 के ऊपर था इनफ्लो FY25 में। और उस तेजी को देखते हुए और जिस तरीके से HVDC का इंडिया में प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट हो रहे हैं FY29 के टारगेट्स को मीट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन के लिए, हमें लगता है अगले 2 से 3 साल बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में TLD की ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक अर्बन इंफ्रा की उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हैं। तो मुझे लगता है FY26 में 26 से 28,000 करोड़ हमारा टारगेट है ऑर्डर इनफ्लो का। आप नोट करें, हम ऑलरेडी 65,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक पे FY25 मार्च 31 क्लोजिंग पे बैठे हैं, जो हमें 2.5 साल की विजिबिलिटी ऑलरेडी देता है। सो आई थिंक 26 से 28,000 करोड़ इज अ बिग नंबर। हमारा फोकस यही है कि हम अपनी मार्जिन प्रोफाइल को इंप्रूव करें और कंटिन्यूअसली उसको बेटर करते रहें, और अपने डेट लेवल्स को जिस तरह से आज बनाओ तो लोएस्ट है, उसी को बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को कायम रखें। डेट लेवल्स की आपने बात की अमित जी, मैं उसी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि नेट डेट जो है वो लोएस्ट लेवल में पहुँच गया है रीसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें। लेकिन सस्टेनेबिलिटी पर कितना फोकस है, और क्या इससे भी आगे, क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि उसको कम करने की योजना बनाई जा रही है, तो वो किस तहत और कम किया जा सकता है, अगर मैं केवल FY26 का कोई रफ फिगर समझना चाहूँ आपसे?
तो जैसे आपने कहा, हम ऑलरेडी स्टैंड अलोन लेवल पे तो 1100 करोड़ के डेट पे हैं, जबकि 19,000 करोड़ ऑलमोस्ट हमने रेवेन्यू किया है। सो आई थिंक इससे नीचे डेट लेवल ले जाना, जब कंपनी ऑलमोस्ट स्टैंड अलोन लेवल पे तो प्रीटी मच डेट फ्री है, अगर मैं वर्किंग कैपिटल देखूं तो कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो इसको पैमाना है देखने का, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू टू इंटरेस्ट का रेशो कवरेज है वो 2% से कम होना चाहिए ओवरऑल रेवेन्यू पे। और जो मेरे नेट वर्किंग कैपिटल डेज हैं, अगर वो मैं 100 से नीचे रखूं तो इससे अच्छा डेट लेवल होना बहुत मुश्किल है हमारे बिजनेस में। सो दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर इन FY26। भारत में अगर हम डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी समझना चाहें आपसे, तो ये अपॉर्चुनिटी और कितनी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है? किस तरह से आप इसको भुना पा रहे हैं? और साथ ही इसी लाइन पर इस सेगमेंट में आपके फ्यूचर प्लान्स फिर क्या होंगे? कविता जी, डेटा सेंटर को अगर आप देखें तो 2 टाइप के डेटा सेंटर हैं। एक जो लार्ज स्केल हाइपर डेटा सेंटर्स हैं, और जो छोटे वाले हैं। जो बड़े वाले डेटा सेंटर्स हैं उसमें कंपटीशन लिमिटेड है टू टॉप टियर 1 कॉन्ट्रैक्टर्स, और हमारा फोकस इन्हीं पे है। हम लोगों ने एक बहुत लार्ज डेटा सेंटर पिछले साल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, हम हैंडओवर कर रहे हैं, और इस साल भी हम 2 से 5 डेटा सेंटर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स को बिड कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि एक आध 2 डेटा सेंटर इस साल भी हमें मिले। अगर आप देखें, ये जो बड़े हाइपर डेटा सेंटर्स हैं, इनकी जो प्रोजेक्ट वैल्यू है ये 500 से 700 करोड़ के बीच में होते हैं। तो एक है कि हम इन लार्ज डेटा सेंटर्स पे फोकस करें जिसमें हमारा रोस बहुत ज्यादा है, बिकॉज केपेक्स प्रैक्टिकली 0 होता है। दूसरा कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसमें 2-3 टाइप के स्कोप होते हैं। एक होता है प्योरली सिविल, उसके अलावा होता है MEP, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और हमारी इस साल की ये हमारा गोल ये है कि हम सिविल के अलावा MEP में भी पेनिट्रेट करें, ताकि डेटा सेंटर्स में हमारे पास फुल स्टैक डिलीवरी कैपेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स का एक रेफरेंस बने। तो यही हमारा फोकस है। जी अमित जी, अमित जी आप बोलिए। अमित जी आप बोल सकते हैं सर, प्लीज कंटिन्यू। सो लाइक आई सेड, ये डेटा सेंटर हमें बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं। बहुत सारे अनाउंस हो चुके हैं और लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं। रोस बहुत ज्यादा होता है हमारी कंपनीज के लिए, क्योंकि इसमें केपेक्स कम है। तो हमारा फोकस बना रहेगा इन डेटा सेंटर्स के ऊपर, बिकॉज मोस्टली ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स में हैं। सो पेमेंट टर्म्स आर वेरी गुड, एंड दिस इज आवर फोकस फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years इन द सेक्टर। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे अमित जी। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में पूरा डिमांड सिनारियो जो है वो कितना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके फेवर में, और कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो अगर मैं इंटरनेशनल में देखूं, आपको ख्याल होगा हमारी 2 सब्सिडरीज हैं। एक मेनलैंड यूरोप में है, जो कि ओनली इंडियन कंपनी है स्वीडन में। इंडिया की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है हम स्वीडन में। और पिछले साल अगर आप देखें तो 80% ग्रोथ की है हमने उसके रेवेन्यू में एक साल के अंदर। हमारी जो ऑर्डर बुक है वो भी 70% ऊपर बढ़ी है सिर्फ स्वीडन में। आप हमारे TLI में देखें तो हमने गियाना, सूरीनाम, कोलंबिया, ब्राजील, बहुत हाई पोटेंशियल मार्केट्स में अपना अकाउंट खोला है। हमारा लार्ज प्रेजेंस है। अफ्रीका में जैसे आपको पता है 29 से 30 देशों में ऑलरेडी हमारे ऑफिसेस हैं। तो ये हमारे लिए TLI की और ट्रांसमिशन की कोई प्रोजेक्ट्स में कमी नहीं है। जहां तक आप अरामको को देखें, उन्होंने भी बहुत बड़ा कैपिटल आउटले अनाउंस किया है, वही एडनॉक ने, वही कतार ने, वही कुवैत ने। तो ऑयल एंड गैस भी बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में। सिमिलरली एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस एंड कॉम्प्लिकेटेड सिविल स्ट्रक्चर्स में भी इंटरनेशनल में बहुत सारी पाइपलाइन है। तो लेट्स सी हम इसमें से कितना पाए को कैप्चर करते हैं, अपनी मार्जिन को मेंटेन करते हुए, अपने केपेक्स को मेंटेन करते हुए, अपने कैश फ्लो को मेंटेन करते हुए। और वाटर सेगमेंट को, बिकॉज इंडिया से हम बाहर ले जाने की पिछले 4-5 साल समय लगता है। हमने 4-5 साल से बहुत सारी जगह अपने आप को रजिस्टर किया है। हम अब बिड लिस्ट पे आ चुके हैं। तो होपफुली हमें इस साल जी वाटर इंटरनेशनल में भी 1 या 2 प्रोजेक्ट्स की विन का अनुमान है कि वो मिल सकता है। ऑलराइट अमित जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और काफ़ी समय हमें दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिरकत किया आज हमारे शो पर। नमस्कार।